हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, हम रासायनिक साम्य चैप्टर के अंतर्गत केपी और केसी की टर्म्स में हमने रिएक्शन आइसोकोर निकाला था, जिसमें हमारे पास में डेरिवेशन के पश्चात जो इक्वेशन आई वो थी डी के सी अपॉन डी टी इजकल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। तो यहाँ जो डेल्टा ई है वो स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा है और केसी जो है वो सम आयतनिक अभिक्रिया समीकरण के रूप में हमने इसे डिराइव करा है। तो इस प्रकार से आपने दो तरीके के आपके पास में इक्वेशन आई थी। एक तो केसी के रूप में ये आई थी और केपी के रूप में हमारी जो आइसोकोर था, वॉन्टहाउस आइसोकोर था, वो केपी की फॉर्म में डी एल एन के पी अपॉन डी टी इजकल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर आया था। ये सब हम पहले वाले वीडियो में लेक्चर में कर चुके हैं। आज मैं बात करूँगी कि जो ये हमने केसी की फॉर्म में जो डिटरमाइन करा है रिएक्शन आइसोकोर, अब इसको यदि दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिया जाए और जैसा कि हमने पहले निकाला था उसी प्रकार से जब इसको इंटीग्रेट किया जाए दो अलग अलग टेम्परेचर पर, उसके पश्चात दोनों को एक दूसरे में माइनस किया जाए तो हमारे पास में अंत में जो इक्वेशन आती है वो आती है log Kc2 अपॉन Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये इक्वेशन बिल्कुल उसी प्रकार से है जो कि हमने Kp का मान जब हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पर लेते हुए हमने निकाला था। तो उस केस में भी हमारे पास में जो है log Kp2 अपॉन Kp1 आया था, जहाँ अभी हमारे पास में Kc2 अपॉन Kc1 है इजिकल टू वहाँ डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर था। यहाँ हमारे पास में डेल्टा एच के स्थान पर डेल्टा ई है। तो बस अंतर केवल यहाँ यही है कि जो यहाँ Kc है वहाँ उसके स्थान पर Kp था और डेल्टा ई की जगह वहाँ डेल्टा एच था। तो इस प्रकार से जो है जो है डेल्टा ई की गणना इस विधि के द्वारा की जा सकती है। पुनः मैं आपको इस इक्वेशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इसमें डेल्टा ई भी डिराइव करने को पूछा जा सकता है, टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार के जो है न्यूमेरिकल्स जो हैं इनमें बनने की संभावनाएं हैं। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ वो है क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ये भी एक तरह की थर्मोडायनामिक इक्वेशन है और जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं जैसा कि हमने पहले भी करा था कि जैसे लिक्विड और वेपर के बीच में जो चेंज होता है उसमें हम इस समय जो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है उसको जब अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि कोई एक पिस्टन है जिसमें कि 1 मोल द्रव लिया गया है, उस समय द्रव का आयतन यदि V1 है और दाब P है, इसी स्थिर ताप पर जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और वह वाष्पीकरण होता है मतलब कि वेपर स्टेट में आता है, तब संपूर्ण द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है क्योंकि वाष्प का आयतन अधिक होता है। तो उस स्थिति में जो कार्य जो किया जाता है वो दैट इज़ इक्वल टू W इक्वल टू P V2 माइनस V1 के बराबर है। जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है उसके बराबर है। इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने पर dW अपॉन dt इज इक्वल टू V2 माइनस V1। देखिए इसमें dW इज इक्वल टू V2 माइनस V1 dP अपॉन dt के ये बराबर हो जाता है। अब इसमें हमने माना कि जो वाष्पन है या वेपराइजेशन है उस दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है और इसको बताया गया
एल के द्वारा, जिसे कि वाष्पन की ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है, और इसका मान डेल्टा E इजिकल टू डब्ल्यू माइनस एल के बराबर होता है। अब इस जो इक्वेशन मैंने आपको लिख रखी है, सेकेंड इक्वेशन मतलब कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इजकल टू वी टू माइनस वी वन डी पी अपॉन डी टी, तथा जो हमारी इक्वेशन हमने अभी निकाली है जिससे कि मैंने डेल्टा E इजकल टू डब्ल्यू माइनस एल लिखा है, थर्ड इक्वेशन, इसमें जब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में आता है W माइनस डेल्टा E इजकल टू टी डॉट डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इसको वापस से इक्वेशन को वापस सेट करते हैं। सेट करने पर L इजिकल टू टी वी टू माइनस वी वन अपॉन डी पी अपॉन डी टी आता है, और इसको जब रीअरेंज करते हैं तो डी पी अपॉन डी टी इजिकल टू एल टी अपॉन एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन आता है। तो ये इक्वेशन जो है इसे कहते हैं क्लैपेरियन इक्वेशन। ठीक है, तो क्लैपेरियन इक्वेशन में जो है डी पी चेंज इन प्रेशर विद टेम्परेचर डी पी अपॉन डी टी इजिकल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन के बराबर होता है, और किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान जिसका आयतन V1 है और आयतन में जब परिवर्तन होता है V2 में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा H के बराबर होता है, जिसे कि हीट ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ये डेल्टा H जो है वो है आपकी हीट ऑफ ट्रांजिशन। देखिए डी पी अपॉन डी टी इजिकल टू एल के स्थान पर मैंने डेल्टा H रखा है, डेल्टा H अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। तो डेल्टा H हीट ऑफ ट्रांजिशन है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन में हम इसी चीज़ को जो हमने ऊपर करा है डी पी अपॉन डी टी इजकल टू डेल्टा एच टी इंटू वी टू माइनस वी वन, यहाँ हमने माना है कि जो द्रव का आयतन V1 है को वाष्प के आयतन की तुलना में हम उसे बहुत कम मानते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी इक्वेशन है वो में V2 माइनस V1 के स्थान पर हम यहाँ V2 ही लिखेंगे, बिकॉज V1 इज़ वेरी 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 लेस देन V2। तो ऐसी स्थिति में उसे V2 ही माना जाएगा। और इस पर आइडियल गैस इक्वेशन है PV इजिकल टू RT, उसको अप्लाई करने पर अब हमारे पास में जो बनता है वो dP अपॉन dt इजिकल टू डेल्टा H P अपॉन RT स्क्वायर हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है। इसी को आधार मानते हुए वापस से सबको रीअरेंज किया जाता है। तो 1 अपॉन पी डी पी अपॉन डी टी इजिकल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, इस इक्वेशन से हमें प्राप्त होता है डी एल एन के पी इजिकल टू डेल्टा H अपॉन R डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को कहा जाता है क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, जिसे मैंने ब्रैकेट में दिखा रखा है कि डी एल एन के पी का मान जो है वो डेल्टा H अपॉन R डी टी अपॉन टी स्क्वायर के बराबर होता है। वापस से यदि डेल्टा H का मान यदि स्थिर मान लिया जाए और फिर इसे समाकलन या इंटीग्रेशन किया जाए तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी log P1 इजिकल टू माइनस डेल्टा H 2.303 RT1 प्लस C। इसी तरह से log P2 इजिकल टू माइनस डेल्टा H 2.303 RT2 प्लस C। इनको वापस से इक्वेशन में रखने पर log P2 माइनस P1 इजिकल टू डेल्टा H 2.303 R इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस इक्वेशन में वापस से जो हम
लास्ट इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो है log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये जो है किसी भी द्रव का यदि क्वथनांक P1 यदि हमें ज्ञात हो तो हम P2 को ज्ञात कर सकते हैं। उसका जो क्वथनांक दाब है उसका मान हम इसमें निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से डेल्टा H की गणना भी इस विधि के द्वारा की जा सकती है यदि हमें दोनों टेम्परेचर के मान पता हों, T2 और T1 के मान पता हों, तो ऐसी स्थिति में हम डेल्टा H के मान की गणना कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। अब इसका उपयोग जो है वो किस किस प्रकार से कहाँ इसके एप्लीकेशन जो है इसकी कौन कौन सी हैं, तो उसमें नंबर 1 है कि कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी जो द्रव की जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है उसकी गणना की जा सकती है। कैसे कि हमें T1 दो ताप है T1 और T2 और दो ही वाष्प दाब हैं P1 और P2। यदि हमें इसका ज्ञान है तो हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मतलब कि डेल्टा H के मान की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वथनांक और गलनांक की गणना भी की जा सकती है। यदि किसी पदार्थ का क्वथनांक या गलनांक एक दाब पर ज्ञात हो तो दूसरे मान पर उसका मान निकाला जा सकता है इसी समीकरण के द्वारा। तो ये भी हम इस इक्वेशन का उपयोग करके कर सकते हैं। और तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एट अनदर टेम्परेचर, मतलब कि किसी अन्य ताप पर भी वाष्प दाब की गणना की जा सकती है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की गणना भी क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का उपयोग करते हुए की जा सकती है। तो ये जो है हमारे चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमने रासायनिक साम्य और रिएक्शन आइसोकोर, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अधिकांशतः इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत इजी बनते हैं और साथ ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बिल्कुल नाम से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो हैं जैसे क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आपसे यदि पूछी जाती है तो आप जो अभी मैंने बताया है वही पर्याप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनमें पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ जो है आज हमारा वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं उस पर व्हाट्सएप पर आपको शेयर करूँगी।